ओम शांति। लेट्स टॉक यूथ कंसर्न में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछली बार बात कर रहे थे कि अपने निर्णय शक्ति को कैसे बढ़ाएं ताकि हम अपने जीवन में एक्यूरेट डिसीजंस ले पाएं। इसी बातचीत को आज आगे बढ़ाते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर हुसैन। हेलो सिस्टर, वेलकम टू द शो। हेलो, ओम शांति। सिस्टर, लास्ट टाइम आपने हमें बहुत अच्छे टिप्स दिए, अपनी निर्णय शक्ति को कैसे बढ़ाएं उसके बारे में बताया। मान लीजिए हमने वो आपके टिप्स फॉलो किए, डिसीजन लिया और उस दिशा में चल भी पड़े, लेकिन वो जो हमने निर्णय लिया था वो सही है या नहीं, इसकी परख कैसे होगी? देखिए, जब आप कोई डिसीजन लेते हैं वो सही है या नहीं, उसकी परख तभी होने लगती है जब आप डिसाइड करते हैं। आपको एक सेंस ऑफ पीस महसूस होता है। आपको लगता है कि मैंने डिसाइड किया है, पहली बार डिसाइड किया है, यही एक अचीवमेंट होता है, तो आपको लगता है ये ठीक है। बिल्कुल। दूसरा, जब आप डिसीजन लेने के बाद उस रास्ते पर चलते हैं तो आपको जो आपने अगर इवैल्यूएशन ठीक किया था, अपना जैसा सोचा था वो परिस्थितियां मिल रही हैं और उस अनुसार आप काम कर पा रहे हैं, वैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये डिसीजन ठीक रहा। और ऑलवेज कहा जाता है कि आप अपने डिसीजंस को रिविजिट कर सकते हैं। कोई पत्थर पर लकीर नहीं होती। आपने डिसाइड किया, आप उसको रिविजिट करें कि ये डिसीजन जो मैंने लिया था इसको मैं और स्ट्रेंथन कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो उसको सपोर्ट करने के लिए मुझे आगे क्या करना चाहिए, या अगर ये ठीक नहीं है तो ऑल्टरनेटिव क्या है। तो ये चीज़ें इट्स अ प्रोसेस ऑफ लाइफ जो आगे चलता रहता है। लेकिन प्राइमरी चीज़ होती है कि जब भी आप कुछ डिसाइड करते हैं और अगर आपने साइलेंस में उसको अपने साथ ठीक से बात करके, और अगर आप एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस फॉलो करें, फॉर एग्जांपल राजयोगा मेडिटेशन, जो बहुत आपके डिसीजन मेकिंग को, आपकी इंट्यूशन को बढ़ाता है, तो आपको अंदर से क्लैरिटी होती है, आपको अंदर से, जैसे कहते हैं, वो फील गुड फैक्टर भी आता है कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ। सिस्टर, आपका कहना है कि हम जब कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ पीस मिलती है, और उस रास्ते पे चलने के बाद भी अगर वो पीस मेंटेन्ड है और अगर हमारा निश्चय बढ़ता ही जा रहा है तो वही परख है कि वो डिसीजन ठीक है। डिसीजन ठीक है। दूसरा, जैसे हमने कहा कि इसको आप परख कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है आप उसे रिविजिट करेंगे। अगर आप अपने साथ रोज समय बिता रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ एवरी डे, तो आप अपने डिसीजन को भी तो रीवैल्यूएट कर रहे हैं ना हर दिन। आप ऐसा तो नहीं करेंगे आपने एक दिन डिसाइड कुछ किया, फिर आप वन फाइन डे अगेन यू विल चेक इट, नहीं। जैसे हमने कहा, आप उसको स्ट्रेंथन भी तभी कर पाएंगे जब आप रोज अपने साथ समय बिताते हैं, रोज अपने साथ साइलेंस में बैठ के स्वयं से बातें करते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप ठीक हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, क्या आपको कुछ और चाहिए, क्या जो आपने डिसाइड किया था वो कर भी रहे हैं या नहीं। कई लोग जैसे डिसाइड करते हैं हम मेडिटेशन करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं, तो या सोचते ऐसे चीज़ें मैं अपने बिहेवियर में लाऊंगा, लेकिन सोचते हैं लाते नहीं हैं। तो वो तभी आएगी जब हम रोज रोज उसकी चेकिंग करें, रोज इवैल्यूएट करें। तो प्राइमरी चीज़ अगर हमारी ठीक है तो हमको एक डिसीजन ही एक डिसीजन पे हमारी लाइफ नहीं, लेकिन उसके साथ जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो सिस्टर, जैसे आपने कहा कि कोई डिसीजन फिर भी पत्थर पे लकीर तो नहीं है, हम उसे रिविजिट कर सकते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसी में। मान लीजिए एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपने करियर को बड़े शौक़ से चुना है, बहुत समझ बूझ के चुना है, और उस करियर में वो सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्हें लगता है कि ये तो मेरा मार्ग ही नहीं है, ये जीवन तो मुझे चाहिए ही नहीं है। तो अब वो क्या करे? क्या वो उस समय यू टर्न करे या फिर उस दिशा में आगे बढ़ता रहे? और इसमें दुविधा ये है कि अगर वो अपने मन की बात मानता है और एक नया करियर चुनता है, तो अभी तक का जो उसने सफ़र तय किया, उसका टाइम, एनर्जी, मनी सब एक तरह से वेस्ट जाएगा और उसे दोबारा से अपने करियर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ वो प्रैक्टिकल होकर सोचता है कि नहीं, मुझे फिनेंशियल रिटर्न्स तो इस लाइन में मिल ही रहे हैं या मिलेंगे ही, तो मैं इसी पे चलता रहूं, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल उतना नहीं मिलेगा क्योंकि मैं अब ये परस्यू नहीं करना चाहता। तो वो एक दुविधा में है, उसे क्या करना चाहिए? यू टर्न लेना चाहिए या उसी दिशा में आगे चलना चाहिए?
Before we understand the specific question, I remember the example जो Apple के co-founder थे स्टीव जॉब्स, तो सभी उनके बारे में जानते हैं एंड ही वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। उसमें कहते हैं कि जब उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर रहे थे, जब वो ड्रॉप आउट किया उन्होंने तो उन्होंने एक कोर्स ले लिया कैलीग्राफी का, और उन्होंने कैलीग्राफी के क्लासेस किए। वो उनका सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि वो उनके पास समय था तो उन्होंने वो क्लासेस लिए। और वो कहते हैं कि वो जो मैंने कैलीग्राफी के क्लासेस उस समय लिए थे, उस कारण जो मैक है उसके जो फॉन्ट्स हैं, उसकी जो स्पेसिंग है, वो उस तरीके से बनी जो हर एक कंप्यूटर से भिन्न है। तो उन्होंने कॉलेज के समय एक एड हॉक एक ऐसा क्लास ले लिया था कैलीग्राफी का, लेकिन उन्होंने अच्छी रीति से उसे किया था, जिसका रिजल्ट आज हम हर एक मैक कंप्यूटर में देख सकते हैं। कहने का भाव ये है कि अगर आप कहीं भी जीवन में है, किसी भी परिस्थिति में है, अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो भी आपको वो एक्सपीरियंस काम आता है। तो कोई भी चीज़ वास्तव में वेस्ट इस प्रकार नहीं जाती है अगर आप उसको आगे यूटिलाइज करें। तो जीवन की कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है, सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है। सिस्टर, जो आपने एग्जाम्पल दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बता रहे हैं कि स्टीव जॉब्स ने अपना एक किसी कोर्स के लिए अप्लाई किया और फिर ड्रॉप आउट भी कर दिया, लेकिन वो जो थोड़ा सा समय उन्होंने वो कोर्स किया वो उन्होंने अपने जीवन की जो आगे की क्रिएशन है उसमें यूज़ किया। सो नथिंग इज़ रियली वेस्टेड एवर। इसी तरह आप अपने जीवन में भी देखेंगे तो कई बार आपने कोई जॉब की होगी, या हो सकता है कोई चीज़ सुनी होगी, पढ़ी होगी, किसी के साथ कोई सेवा करी होगी, कोई आपके फैमिली में कोई परिस्थिति आई होगी, आपने उसे फेस किया होगा। आप देखेंगे हर एक चीज़ आपका कैरेक्टर बिल्ड करती है और आपको प्रिपेयर करती है फ्यूचर के लिए। तो ये कहना कि जो भी इन्होंने कोई भी जॉब अगर कोई हम करते हैं वो वेस्ट नहीं जाती, लेकिन आप उससे एक्सपीरियंस गेन करते हैं। देन द सेकेंड एस्पेक्ट इज़ कि फॉर एग्जाम्पल अ जॉब लाइक दैट, भाई मेरा मन नहीं कर रहा या मुझे इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा एंड आई वांट टू टेक अ यू टर्न, लेकिन उस समय मुझे ये देखना है कि मेरी फैमिली की लायबिलिटीज़ क्या हैं। क्या आई एम द सोल ब्रेड अर्नर? अब मैं अपनी विम और फैंसी से अपना दिल मेरा नहीं लग रहा है और मैं उसको यू टर्न ले लूँ, वो भी ठीक नहीं है। तो मेरी क्या परिस्थिति है, इसीलिए मुझे अपने लाइफ को इवैल्यूएट करना होगा कि जो भी मैं निर्णय ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं चेंज कर रहा हूँ, क्या मेरा मन है लेकिन मेरे में कैपेबिलिटी है वो करने की? क्या मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, रिसोर्सेज हैं? अगर नहीं है तो मैं उसको अपने जीवन में कैसे लाऊं? क्या मुझे कोई कोर्स करना चाहिए, अपना कोई स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, या फिर मुझे अगर सेटिस्फैक्शन चाहिए तो मैं इस जॉब में कंटिन्यू करके क्या मैं उसको पार्ट टाइम कर सकता हूँ या कुछ ब्रेक लेके जॉब से उसको कर सकता हूँ। तो हमें सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ ऐसी वेस्ट हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसको माइंडफुली कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं, हर एक एक्सपीरियंस हमको सिखा के जा रहा है, लेकिन दुविधा में नहीं रहे। अगर दुविधा में आप रहते हैं तो आप मेंटली तो कहीं और सोचते हैं मुझे कुछ और करना चाहिए, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर मी, और प्रैक्टिकली आप कहीं और हैं तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते। तो दुविधा में ना रहें, अपने उस चीज़ को इवैल्यूएट करें, और बहुत ही अगर दिल की बात है तो उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं लाइफ में, ज़रूर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे ऐसे। सिस्टर, आप कह रहे हैं कि वी कैन टेक द प्लंज अगर हमारी सिचुएशन अलाउ करती है, और अभी कुछ अरसे के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि ये करियर मेरी चॉइस का नहीं है, तो हम दूसरी दिशा में देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। और आजकल का जो वर्तमान समय का जो जॉब सिनारियो है, या जो वर्तमान जिस सोसाइटी में ये ग्लोबल जो सिनारियो चल रहा है, जॉब्स चेंज हो रहे हैं, नेचर ऑफ जॉब चेंज हो रहा है। पहले कोई घर पर काम नहीं करता था, अभी तो आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं। आपके पास एक मोबाइल है और आप उसी एक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन से ही अपना एक कुछ सेटअप कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में चीज़ें बहुत बदल गई हैं, इसीलिए हम
उसमें नहीं कि और कि मेरी यही चीज़ होनी चाहिए, यही करियर होना चाहिए, लेकिन अपनी स्किल्स को देखें, साथ ही ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली भी देखें कि आपकी लाइवलीहुड क्या है। आपको अपने जीवन में अकेले चलना है तो आप कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन भी देखें, और कहीं ना कहीं आप अपने जो भी आपकी दिल की बात है, जो भी आपके मन की चाहना है, आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं लिटिल बाय लिटिल। प्लंज का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी रिजाइन देकर वो दूसरी दिशा में चले जाएं, लेकिन नेगोशिएट करें उस स्पेस में से। हाँ। बहुत बढ़िया सिस्टर। तो आई एम श्योर कि अगर कोई इस सिचुएशन में होंगे तो उन्हें हिम्मत मिली होगी कि अपनी दिल की बात सुने और आगे बढ़ें। सिस्टर, ये जो हमने केस डिस्कस किया, कभी कभी होता है कि हम जब डिसीजन इनिशियली लेते हैं तो हम अपने आप को या सिचुएशन को या अपनी प्रायोरिटीज़ को समझ नहीं पाते, और बाद में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें रीवैल्यूएट करना पड़ता है, वहाँ से किसी और दिशा में जाना पड़ता है। तो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी हम चाहते हैं कि हो ही ना। हम पहले ही अपनी परख शक्ति से सिचुएशन और अपने आप को इतना अच्छे से समझ लें कि ऐसी नौबत ही ना आए। तो आप हमें बताएं कि हम अपनी परख शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे पहले बताया, जो परख शक्ति है कि आप ये समझ पाएँ कि सही क्या है। डिसीजन होता है कि जब आपने समझ लिया क्या सही है, फिर उसको डिसाइड किया कि मुझे करना है और इम्प्लीमेंट किया। तो परख शक्ति आप में दो चीज़ों से आती है। पहली चीज़ है साइलेंस और दूसरी चीज़ है नॉलेज। जब तक आपको नॉलेज ही नहीं है, नॉलेजफुल बनना। अब नॉलेजफुल यहाँ पर हम अगर स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो हम ज्ञान लेते हैं, ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं राजयोग मेडिटेशन में, उससे हमको कई सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं कि ये ज्ञान के अनुसार क्या कहता है, या ये ज्ञान हमको एक दिशा दे देता है कि इस प्रकार से हम फॉलो कर सकते हैं चीज़ों को। तो नॉलेज और साइलेंस, जैसे जिसमें हम कॉन्टेम्पलेशन, मेडिटेशन ऐड करते हैं, ये दोनों चीज़ें हमारे डिसर्निंग पावर को, यानी परखने की शक्ति को बढ़ाता है। अदरवाइज आप कैसे डिसर्न करेंगे, कैसे परखेंगे? आपने कुछ सुन लिया, या कोई दूसरा कुछ कर रहा है, या आपने किसी को ऐसा देखा, या आपके पेरेंट्स ने किया था, या किसी रिश्तेदार ने किया था, उस बेसिस पे आप कर रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अब तक अवेलेबल है हम उसके ऊपर, इसीलिए जितना आप एक तो अपनी इंटरनल स्पिरिचुअल पावर, दूसरा ज्ञान, दोनों को जब आप साथ में मिलाते हैं तो आपकी डिसर्निंग पावर बढ़ जाती है। यानी कि नॉलेज और साइलेंस को अपने साथ रखें तो समय आने पर हमारी परख शक्ति अपने आप काम करेगी। कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में हो जाते हैं जिसको कहते हैं एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है, जिसमें भावनाओं को एक तरफ रखना पड़ता है और मर्यादा को या लॉ को, या जिसको कहते हैं ना कि कंसिडरिंग द लार्जर पिक्चर, जनहित के लिए हम कोई डिसीजन लेते हैं। वो डिसीजन जिसको कहते हैं बोल्ड डिसीजन लाइफ में, उसको लेने के लिए हमारे पास शक्ति कहाँ से आएगी और उस पर चलने के लिए हमारे पास साहस कहाँ से आएगा, ये बताएं हमें। मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस में बॉस है, उसने देखा है कि ये मेरी एक टीम है लेकिन इसमें से एक व्यक्ति को मुझे सस्पेंड करना है या किसी वजह से मुझे इसको जॉब से निकालना पड़ रहा है। वो चाहता नहीं है लेकिन उसको अपनी टीम के भविष्य के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो वो ऐसा बोल्ड डिसीजन लेने के लिए कैसे एम्पावर्ड फील करे? देखिए, सबसे पहली बात है कि बोल्ड डिसीजन लेना ज़रूरी है। जैसे आप कहते हैं ना, कई बार ये एथिकल मॉरल डिलेमास आ जाते हैं। अगर हम चाहते नहीं है निकालना, लेकिन अगर नहीं निकालेंगे तो हो सकता है वो टीम ही ख़त्म हो जाए, तो 10 लोग और उनकी जॉब्स पे बनाए, या आपकी खुद के ऊपर नुकसान हो, कंपनी का लार्जर नुकसान हो। तो आपको इतना सारा नुकसान बचाने के लिए वो व्यक्ति को उस टीम में नहीं रखना है। अब किसी टीम में या किसी जॉब में अगर कोई व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब वो तो नहीं है कि वो कंप्लीट फेलियर है। हो सकता है कि वो जॉब उसके लिए अप्रोप्रिएट ही नहीं है। हो सकता है कि उसको कोई और प्रकार की चीज़ करनी चाहिए, या उसको सही गाइडेंस नहीं मिला, तो वो जॉब के लिए तो वो सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं रियली चाहता हूँ तो मैं उसको गाइड कर सकता हूँ, मैं मेंटोर की तरह, कि भाई
आपके अंदर ये स्ट्रेंथ्स मैंने देखी हैं, क्योंकि मैं बॉस हूँ या मैं जो भी आपके साथ काम करता हूँ, तो ज़रूर उसकी नेचर से हम वाकिफ़ हो जाते हैं, नेचर को हम समझ जाते हैं, उसको क्या चीज़ ज़्यादा सूट कर सकती है वो हम उसको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली तो वो उसमें भी ग्रो नहीं करेगा ना टीम में, और कितना समय विदाउट ग्रोथ आप चलेंगे, आप फिर डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे। तो आप उसको उस टीम से उससे बातचीत करके, उससे निगोशिएट करके कि ऐसा हमें लेना पड़ रहा है, लेकिन हम आपको इस तरीके से गाइड करेंगे, उसके आप हेल्प कर सकते हैं। सिस्टर, लेकिन हमें अगर अपने जीवन में ऐसे बोल्ड डिसीजन लेने हैं, क्योंकि कई पहलुओं को देखते हमें लेने ही पड़ते हैं, तो हमारे को शक्ति कहाँ से आएगी? देखिए, शक्ति आपको तब आएगी, जैसे हमने पहले भी कहा, कि अगर आप अपने जीवन के छोटे छोटे डिसीजंस ठीक ले रहे हैं। सबसे अच्छी शक्ति तब आती है जब कोई अच्छा काम सोचते हैं और उसे करते हैं। आपने कुछ अच्छा सोचा, उसे किया, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि ये मैंने किया और इसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। आप दूसरे अच्छे काम, भले वो छोटा हो, उसको मोटिवेट होते हैं कि मैं उसको भी करूं। तो आप जो भी कुछ ठीक सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इम्प्लीमेंटेशन से आपके अंदर शक्ति आती है। दूसरा, जो हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं, उससे भी आत्मा के अंदर शक्ति बढ़ती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा को याद करती है, उससे जो एनर्जी मिलती है, आत्मा शक्तिशाली महसूस करती है, इंडिपेंडेंट महसूस करती है, तो वो भी आपको शक्ति देता है। तो मेडिटेशन तो शक्ति देगा, लेकिन साथ में जब आप अच्छी चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो बल, वो करेज आ जाएगा कि लेट मी टेक दिस डिसीजन ऑल्सो, लेट मी टेक अनदर डिसीजन ऑल्सो। बहुत अच्छा सिस्टम मुझे लगा जो आपने बताया कि प्रैक्टिकली हम लाइफ में अपनी अच्छी बातों को कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे हमारे में जैसे ये ताकत भरती जाती है कि हम और बड़े लेवल पे लॉ को या मर्यादाओं को आगे रखते हुए डिसीजन ले सकते हैं। अब सिस्टर, ये एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ लगभग सेम ही है। मान लीजिए हमारे ऑफिस में इंक्वायरी चल रही है और हमारे कोई दोस्त हैं, हमारे कोई कॉलीग हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर मान लीजिए कोई इंक्वायरी चल रही है और अगली बार प्रश्न उत्तर हम ही से होना है, हमसे पूछा जाएगा कि सिचुएशन क्या थी। अगर हम सच बोलते हैं तो उस कॉलीग के ऊपर केस आगे बढ़ेगा और हो सकता है उनकी जॉब ही जा सकती है। और अगर हम उनको बचाने के लिए झूठ बोलते हैं या सच को पूरी तरह से बयान नहीं करते हैं, तो इंक्वायरी कोई और ही दिशा ले लेगी। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जैसे आपने अभी वर्ड यूज़ किया एथिकल डिलेमा, क्योंकि एक तरफ हमारी दोस्ती है और दूसरी तरफ हमें लगता है कि सत्य है, तो हमें किसका साथ देना चाहिए? देखिए, इसमें हमेशा याद रखें कि द लॉ ऑफ कर्मा इज़ ऑलवेज एट वर्क। तो अगर हमें गलत हमने साथ दिया, चाहे वो किसी इमोशन की वजह से या दोस्ती की वजह से या स्नेह की वजह से, तो उसका ज़रूर कुछ ना कुछ गलत परिणाम भी निकलेगा। तो डेफिनेटली हमें किसी स्कैम में नहीं फंसना है, किसी गलत चीज़ का साथ नहीं देना, हमें राइचियस चीज़ को ही आगे बढ़ाना है। नाउ द सिचुएशन इज़ कि वो मेरा दोस्त है या दोस्त जो है फ्रेंड है, तो मैं उस फ्रेंड को तो सबसे पहले बताऊंगी कि भाई आपके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, पता है आपको, आप उसको इन्फॉर्म करें और फिर उसको बताएं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मेरे पास आएगी तो मेरे को तो ये बताना पड़ेगा। क्योंकि आप नहीं भी बताएंगे अल्टीमेटली तो आजकल हर चीज़ कई सालों के बाद भी निकल ही आती है, क्लियर हो ही जाती है। तो इसीलिए आपका अगर वो फ्रेंड है तो आप उसको इनकरेज करेंगे या उससे क्लियर करेंगे कि वो जो भी सिचुएशन थी, घटना थी, वो क्यों हुई, कैसे हुई, और उसको अनकंडीशनल अपना सपोर्ट देंगे। एक जॉब लूज करना, अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे उस सिचुएशन में, इमोशनल सपोर्ट देंगे ना उस सिचुएशन में कैसे देंगे? वो सिचुएशन में तो आपको बताना है ना जो ट्रूथ है। अगर आप झूठ तो नहीं बोलेंगे भाई मेरा फ्रेंड है, इसने कुछ गलत किया, लेकिन आप फिर दूसरे व्यक्ति को मुश्किल में डाल सकते हैं। इसीलिए आपको ठीक बताना है, लेकिन आप अपने फ्रेंड को बैकस्टैब नहीं कर रहे हैं, आप उससे क्लियर है भाई ऐसा सिचुएशन है, आई होप यू आर अवेयर और मुझे ये बात, ये सत्य है, ये बताना पड़ेगा, लेकिन आई एम देयर टू सपोर्ट यू, आई एम देयर टू हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट। आप उसके फ्रेंड हैं तो इतनी जॉब्स हैं, आई विल हेल्प यू टू सेट अप समथिंग एल्स। तो आप उसको एज अ सपोर्ट
पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अनएथिकल तो काम नहीं करेंगे ना कि आप कोई गलत चीज़ में अपने दोस्त का सपोर्ट करें, फिर वो चीज़ बढ़ती जाएगी और वो जो फ्रेंड है वो भी और अल्टीमेटली तो फंसेगा ही। सिस्टर, आपने बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पे कि सत्य का साथ तो हमें छोड़ना ही नहीं है। तो भले वो अपना दोस्त हो या कोई हो, हमें सत्य को पकड़ के ही रहना है, क्योंकि अगर हम छोड़ेंगे सत्य को तो हम भी फंस सकते हैं और दूसरा भी कोई इम्प्लिकेट हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ हमारे एक दोस्त की बात है तो हम अपनी भावनाएं उसके लिए शुभ ही रखें, भले वो आपका दोस्त भी नहीं हो, भले वो आपका दुश्मन हो, तो भी आपकी भावनाएं शुद्ध ही होनी चाहिए, शुभ होनी चाहिए। और हमारे कोई भी हो उसका अच्छा ही हो। कोई अगर गलत दिशा में थोड़े समय के लिए चला गया लेकिन वो व्यक्ति गलत नहीं था, हम उसके एक्शंस को देखें, ठीक है किसी कारण उसने गलत कर दिया, लेकिन अब उसको क्या सपोर्ट चाहिए। कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर लेता है, कोई बच्चे से कोई गलती होती है, तो उसको सपोर्ट अब क्या मिलेगा। आप उसको पनिशमेंट ठीक है जिस प्रकार की भी, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिबेट, लेकिन अब उसका सपोर्ट क्या होगा, अब उसकी रूट कॉज क्या थी, क्यों ऐसा हुआ, उसको हम क्या आगे आने वाले नुकसान से कैसे बचाएं, इनके ऊपर हम सोच सकते हैं। सिस्टर, आपने बताया शुरुआत में कि लॉ ऑफ कर्मा इज़ ऑलवेज एट वर्क, तो इसलिए हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी है, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा तो हमें भी देखेगा और उन्हें भी देख ही रहा है। और दूसरी जो आपने इसमें बात बताई कि आप भावनात्मक सपोर्ट इसमें भी दे सकते हैं, भले आप सत्य का साथ दें लेकिन आप भावनाओं से, आप भावनात्मक सपोर्ट भी दे रहे हैं, साथ ही आप प्रैक्टिकल सपोर्ट भी दे सकते हैं। आप उस व्यक्ति के साथ थोड़ा समय बिताएं, आप उससे बातचीत करें, आप उसकी हेल्प करें दूसरी जॉब ढूंढने की, आप उसको हेल्प करें कि कोई इंक्वायरी निकल भी आए, उसको कहें आप खुद जाके अपने चीज़ को बताओ, अभी आपकी इंक्वायरी चल रही है, आप खुद जाके उसको क्लियर करो। तो एक व्यक्ति को केस को फंसाया जाता है और एक व्यक्ति खुद एक्सेप्ट करता है मैंने ऐसा किया, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। तो वो रियलाइजेशन कराना ज़रूरी है। सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हमने उसे बचा लिया या उसको हमने प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो फिर हम नुकसान करेंगे। तो रियलाइजेशन की सही क्या है मेरे लिए भी, उस व्यक्ति के लिए भी और सारे सेटअप के लिए भी। सिस्टर, इस एपिसोड में और पिछले एपिसोड में हमने जो भी केसेस लिए हैं वो तो प्रैक्टिकली सबकी लाइफ में होते ही हैं, तो हमें बहुत अच्छे इससे टिप्स मिले हैं एंड आई एम श्योर जो हमारे साथ बने हैं व्यूअर्स, उन्हें ज़रूर कहीं ना कहीं मदद मिली होगी अपने लाइफ को रिजॉल्व करने में। तो आपकी बातचीत के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सफ़र है नया, मंजिल है दूर, रुकना लौट जाना हमें नहीं मंजूर, तो भर ए युवा कुछ ऐसी उड़ान, हर काम में हो बरकत वक्त को पहचान। जब सामने तेरे दौराहें आए, चुन उसे जो मंजिल को पाए। दिल की आवाज़ देगी इशारा, क्या अब तुझे है करना। जहाँ पहुँचना ही नहीं है तुझे, उस मोड़ पे क्या रुकना, उस राह क्या चलना। ओम शांति।